अरे वाह, आज तो आलू और मटर दोनों ही अच्छे दामों में मिल गए। अरे ये क्या, ये तो रिया ने हमें अपने फार्म हाउस पर वैलेंटाइन डे की पार्टी में इनवाइट किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है पीयूष कि हम बहनें वहाँ क्या पहन कर जाएंगी। कुछ भी पहन आना, और वैसे भी इसने इतनी प्यार से बुलाया है कि मना भी नहीं करा जाएगा। वो तो सब सही है, लेकिन फार्म हाउस की पार्टी में बहुत से अमीर भी आएंगे, हम यूं ही कुछ भी तो पहन कर नहीं जा सकते हैं। हम जानते हैं, हम तो तुमसे बोल रहे हैं कि हम तुम्हें ड्रेसेस दिलवा देंगे, लेकिन तुम तीनों ही राजी नहीं हो। नहीं, हम तुम लोगों से अभी कुछ नहीं ले सकते हैं। अगर तुमने हमें ड्रेसेस दिलवाई तो हम भाभी को क्या जवाब देंगे कि ये कपड़े हमें हमारे बॉयफ्रेंड्स ने वैलेंटाइन डे पर पहनने को दिलवाए हैं। सावली, सलोनी और सोना, तुम तीनों यहाँ? भाभी, कौन थे वो तीनों लड़के, और तुमने मुझे पहले कभी उनके बारे में क्यों नहीं बताया? भाभी, वो तीनों बुरे लड़के नहीं हैं, और आप हमारे बारे में कुछ गलत मत सोचो प्लीज। हाँ भाभी, मैंने पूछा कि वो तुम्हारे क्या लगते हैं, ये नहीं कि वो कैसे हैं। भाभी, वो तीनों हमारे दोस्त हैं, या कह सकती हैं कि वो हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं। भाभी, वो तीनों बहुत अच्छे लड़के हैं, पता है उन तीनों की ही फैमिलीज की पहुंच विदेशों तक है, और वो तीनों एक ही घर के बेटे हैं जैसे कि हम बहनें। हाँ भाभी, वो बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज गुस्सा मत करो, एक बार हमारी बात को समझ कर देखो, आप बिल्कुल हमारी माँ की तरह हो, एक माँ की ही तरह सोचो। सलोनी के इतना बोलते ही सोनल का गुस्सा कुछ शांत सा हुआ। सोनल 3 नंदों की इकलौती भाभी थी। उसकी सास थी, न उसका ससुर था, बस एक भाभी, और भाई के आंचल में ही 3 नंदें पल रही थी। सोनल दर्जी थी और साथ में गर्भवती भी। सोनल अपनी तीनों नंदों से बिल्कुल माँ जैसा लाड़ प्यार रखती थी, ताकि उसकी नंदों को कभी उनकी माँ की कमी महसूस न हो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, अगर वो लड़के इतने ही अच्छे हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम वहां उनसे बैठी हुई कुछ पार्टी के बारे में बातें कर रही थी ना, तो क्या सोचा तुमने, क्या पहनोगी तुम वहां? भाभी कुछ नहीं, हमारे पास पहनने को तो है ही नहीं। चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी तो है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ सिल दूंगी। सोनल ने ऐसे बोलकर अपनी नंदों की टेंशन को कम कर दिया। जैसे ही कुछ देर बाद वो उनसे बातें वगैरह करके कमरे से बाहर आई तो उसे दीवार पर अपने मरे हुए सास ससुर की तस्वीर लगी हुई दिखी, जिसे देखकर सोनल बोली, माँ बाबा, अगर आप आज इस दुनिया में होते तो ये तीनों शायद एक अलग सी ही आजादी महसूस करती, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे आशीर्वाद दो माँ बाबा कि मैं इनकी ख्वाहिश को पूरा कर पाऊं। सोनल ऐसे अपने मरे हुए सास ससुर से आशीर्वाद लेकर चली गई, और फिर उसने सबसे पहले जाकर अपनी अलमारी में देखा। मैं तो खुद ही एक दर्जी हूँ, इसमें कोई अच्छा सा कपड़ा मिल जाए तो अपने हाथ से ही ड्रेस सिल दूंगी। सोनल ऐसे ही ढूंढने लगी, लेकिन ना उसे कोई कपड़ा मिला, ना ही पैसे। ऐसे ही अगली सुबह, आज तो बड़ा पेट दुख सा रहा है। अरे नहीं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी नंदों को वैलेंटाइन डे पर क्या पहनाऊंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सोनल ऐसे ही बोलकर चिंता में हो रही थी कि तभी उसके पास एक औरत आई। सोनल जी हैं? जी बोलिए। सोनल जी, मेरी बेटी के लिए मुझे ड्रेस सिलवानी थी, सिल जाएगी क्या? जी हाँ, सिल जाएगी, लेकिन अर्जेंट सिलनी है। क्या है ना, शाम को ही मेरी बेटी को उसे पहनना है, तो जी कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए, मैं सिल दूंगी। ठीक है, तो पैसे भी आप पहले ही ले लो, शाम तक इसे मुझे सिल कर दे देना। उस औरत ने सोनल को नकद पैसे देकर बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह मदद की थी। चलो अच्छा है जो मुझे काम मिल गया। वैसे तो आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, लेकिन बस अपनी नंदों के लिए कुछ करना है तो फिर इस तबीयत वगैरह को साइड करके ही रखना पड़ेगा। सोनल बेचारी ने अपनी गर्भवती हालत को भी नहीं देखा और वो अर्जेंट ड्रेस सिलने को बैठ गई। कुछ देर के बाद उसने ड्रेस सिल दी और फिर वो उससे मिले हुए पैसों में अपनी नंदों के लिए कपड़ा देखने गई। भैया, ये लाल कपड़ा कैसे दिया है? मैडम, ये वाला जो आपके हाथ में है ये 200 रुपए मीटर है। 200 रुपए मीटर? मेरे पास तो सारे ही 200 रुपए हैं, और मुझे मेरी तीनों नंदों के लिए ड्रेस बनानी है, अब क्या करूं? सोनल बेचारी सोच में पड़ गई और ऐसे ही सोचते सोचते वो दुकान से निकल आई। सोनल ने काफी जगह बाजार में पूछा, लेकिन उसे कहीं पर भी कपड़ा अपने रेटों में नहीं मिला। अभी सोनल बाजार में घूम ही रही थी कि तभी उसके पास एक औरत आई। अरे सुनो बहना, अरे वो मुझे मेरी बेटी के लिए लहंगा सिलवाना था, कोई आसपास टेलर है क्या यहाँ? टेलर? अरे मैं खुद एक दर्जी हूँ, आपको लहंगा सिलवाना है? जी जी, तो क्या आप लहंगा सिल दोगी? जी मैं सिल दूंगी। सोनल की भगवान ने मानो दोबारा मदद की थी। हालांकि सोनल की हालत ऐसी नहीं थी कि वो काम कर पाए, लेकिन फिर भी उसने वो लहंगा सिलने को ले लिया और घर आकर वो उस पर काम करने लगी। सोनल, क्या कर रही हो? जी वो मैं सिलाई के कपड़े सिल रही हूँ।
सिलाई? लेकिन मैंने तो तुमसे मना किया है कि आप किसी की सिलाई नहीं लेना, फिर भी। हाँ, वो मुझे सोना, सांवली और शालिनी की वैलेंटाइन डे के लिए ड्रेसेस बनानी है, इसीलिए लेनी पड़ी। किसकी वैलेंटाइंस डे की ड्रेसेस? अरे नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया। ये तीनों वैलेंटाइंस डे मनाएंगी? किससे चक्कर चल रहा है इनका? देखिए जी, गुस्सा मत कीजिए। वैसे भी जो लड़की हैं उनसे मैं मिल चुकी हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और एक न एक दिन तो इन तीनों की शादी होनी ही है। तो अगर ये खुद ही अपने लिए लड़के पसंद कर ली तो अच्छा होगा ना। आप गुस्सा मत कीजिए। सोनल ने चमन को किसी न किसी तरह समझा ही दिया और वो कुछ नहीं बोला। सोनल ने वो लहंगा भी सिला और उसे जो पैसे मिले उनसे वो अपनी नंद की ड्रेस बनाने को एक ड्रेस का कपड़ा खरीद कर ले आई। भाभी, हम पार्टी में जाने का प्लान पक्का कर चुके हैं। आप हमारी ड्रेस सिल तो पाओगी ना? हाँ हाँ जरूर, तुम बस बेफिक्र रहो, मैं सब कर दूंगी। सोनल बेचारी अपने नंदों को जरा सा भी परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने किसी तरह एक ड्रेस बनाई और फिर वो सोचने लगी, ये तो बस एक ही ड्रेस बन पाई है, अब क्या करूं? हाँ, आइडिया। सोनल वो ड्रेस सिलकर बाजार चली गई और एक पाटिया पर बैठकर वो उसे बेचने लगी। सुनिए, क्या आप ये ड्रेस बेच रही हैं? जी। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। कितने की है? 500 रुपए। अरे वाह, मुझे दे दीजिए। सोनल ने दोगुने दामों में उस ड्रेस को बेचा और फिर उसके बाद उसने 2 ड्रेसेस बनाने का कपड़ा खरीद लिया। अब इन दोनों को सिलूंगी और बेच दूंगी और फिर उसके बाद 3 ड्रेसेस का कपड़ा लाकर उन्हें सिल दूंगी। सोनल ऐसे बोलकर कपड़ों को सिलने लगी और 2 ड्रेसेस को बेचकर उसने 3 का कपड़ा खरीद लिया और तब उन्हें सिलकर उसने अपनी नंदों के लिए तैयार कर दिया। आज वैलेंटाइंस डे का दिन था। वाह भाभी, आपने तो बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाई है, सच में। तुम तीनों ही इन ड्रेसेस में बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी, आपकी वजह से आज तो फार्म हाउस में सभी की नजर हम पर ही होगी। सोनल की नंदें बहुत खुश थीं, जिसकी वजह से सोनल भी बहुत खुश थी। तीनों नंदें अपनी भाभी की बनाई हुई ड्रेसेस पहनकर पार्टी में गईं, जिससे सभी की नजर बस उन्हीं पर ही रही और सभी ने उनकी बहुत तारीफ की। You looking gorgeous, sisters. Thank you. तीनों बहनों का आज दिन बन चुका था। उन्होंने मन ही मन अपनी भाभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वैलेंटाइंस डे मनाया। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैंने जो आपसे कहा है वही होगा। मैं तो शहर की बहू ही लेकर आऊंगी। अरे गांव की बहू तो बावली सी होती है, उन्हें इतनी भी अकल नहीं होती कि किस तरह से रहना चाहिए। कम से कम शहर की लड़कियां इतना तो जानती हैं कि पहनावा कैसे रखना चाहिए। और यही नहीं, उन्हें इतनी भी अकल होती है कि आज के मॉडर्न जमाने में किस तरह रहना चाहिए। शांति, देखो, भले ही तुम्हारी सोच होगी कि शहर की बहुएं मॉडल ख्याल की हैं, लेकिन मैं दोपहर पहले ही बताना चाहता हूँ, शहर की लड़कियां घर संभालने में जरा भी एबल नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे तो अपने चारों बेटों के लिए गांव की संस्कारी सर्वगुण संपन्न बहू ही चाहिए, जो हमारे घर को आकर संभाल सके। आगे ना तुम रहोगी हमारे बेटों के साथ, मैं रहूंगा। ये घर कैसे चलेगा और किसके भरोसे चलेगा? कैलाश और शांति की आपसी बहस को सुनकर उनके चारों बेटे उनके पास आते हैं और उनकी बहस को सुलझाने के लिए कहते हैं, सुबह शाम आप एक ही बात पर लड़ाई करते रहते हो, हम चारों भाइयों की शादी के चलते। अरे आपकी ये लड़ाइयां कब खत्म होंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैंने तुम्हारी माँ को कितनी बार समझाया है कि मुझे गांव की बहुएं चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ मेरी एक नहीं सुनती। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में बिल्कुल गंवार बहू आए। मुझे तो मॉडर्न बहू चाहिए, एकदम नए ख्यालों वाली। तभी वहां पर कार्तिक और तुषार आते हैं। आज हम दोनों आपके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव लेकर आए हैं और सुझाव ये है कि पिताजी चाहते हैं कि गांव की संस्कारी बहू आए और माँ चाहती है कि शहर की मॉडर्न बहू आए। इसीलिए हमने सोचा है कि तुषार और मैं, हम दोनों भाई माँ की पसंद से शादी कर लेंगे, शहर की लड़कियों से, क्योंकि हमारी पसंद शहर की लड़कियां हैं। और गोविंद भैया, राजीव भैया पिताजी की पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे तो पिताजी की सोच से मैच करते हैं। इस तरह आप दोनों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनते ही कैलाश और शांति थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, देखा जाए तो इन दोनों का ख्याल खराब नहीं है। मुझे अगर 2 बहू मेरी पसंद से आ जाएंगी और 2 बहू आपकी पसंद से आ जाएंगी तो हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। ये भी ठीक है। अगर शहर की बहू इस घर को संभाल नहीं पाई तो कम से कम गांव की बहू तो संभाल ही लेंगी। इस तरह कैलाश गांव में बात करके अपने दोनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढता है और यहाँ शांति शहर में मॉडर्न लड़कियां ढूंढती हैं। दोनों को बहुत जल्द लड़कियां मिल जाती हैं और वो अपने चारों बेटों की शादी एक साथ करवाते हैं। चारों बहू एक साथ अपने ससुराल में आती हैं। चलो शांति, अब अपना फर्ज अदा करो और चारों बहू को आशीर्वाद के साथ अपने घर में बुला लो। शांति आरती उतारते हुए, आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की बहू हो और ये तुम्हारा घर है। सदा सौभाग्यवती भव।
शांति आशीर्वाद के साथ उन्हें घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद चारों बहू अपने ससुराल में आकर बहुत खुश होती हैं। ससुराल तो अच्छा है मेरा। अपनी #फ्रेंड्स को बुलाऊंगी तो उन्हें मेरे ससुराल का घर बहुत पसंद आएगा। माँ ने तो बहुत अच्छी जगह मेरी शादी की, यहाँ तो मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ। मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं लग रही यहाँ पर। मेघा और कृतिका अपने मन में ये सब सोच रही थीं कि तभी कैलाश शांति से कहता है, अरे शांति, खड़ी क्या हो, बहू को उनके कमरे दिखाओ और उसके बाद रसोई दिखा देना। आज उनकी पहली रसोई की रस्म भी तो करवानी है, आखिर पता तो चले कि हमारी बहू कैसा खाना बनाती है। कैलाश की आवाज सुनते ही कृतिका और मेघा अचानक से सहमी सहमी सी हो जाती हैं। अरे ये क्या, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अब अपनी पहली रसोई की रस्म में मैं क्या ही बनाऊंगी। अब क्या करूं, अच्छा खासा माँ मुझे खाना बनाना सिखा रही थी, लेकिन मैं ही हमेशा पब में लगी रहती थी और अब मुझे कुछ भी बनाना तो आता नहीं है। तो मैं पहली रसोई की रस्म में क्या ही बनाऊंगी। इस बार तो सच में मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है, वो भी इन गाँव की गवार बहुओं के सामने। जहां मेघा और कृतिका अपने मन में ये सब सोच रही होती हैं, तो वहीं पर गांव की बहुएं बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो तो गांव में काफी कुछ सीख कर आई हुई थी। चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेना। शांति चारों बहू को उनके कमरे में भेज देती है, जहां वो अपनी शादी का जोड़ा बदल लेती हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करती हैं। अब शांति कुछ देर में आती है और अपनी चारों बहू को रसोई दिखाती है। बहू, ये हमारे घर की रसोई है और यहाँ तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म करनी है। यहाँ तुम देखो, सारे मिर्च मसाले के डब्बे रखे हैं, वहां पर जो भी तुम्हें बनाना है वो सब मिल जाएगा। और इधर की तरफ देखो, यहाँ हरी सब्जियां रखी हैं। इसके अलावा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगाकर बुला लेना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बस झटपट आपके लिए कुछ अच्छा बना कर लाते हैं। हमारी पहली रसोई की रस्म आपको याद रहेगी माँ जी। अब प्रेरणा और शीतल दोनों रसोई में खड़े होकर काम करना शुरू कर देती हैं और इधर कृतिका मेघा दोनों मिलकर उनकी शक्ल देखने लगती हैं। अरे क्या हुआ, आप दोनों को कुछ बनाना नहीं है क्या? तुम दोनों से मतलब, तुम दोनों अपना खाना बनाओ और अपने खाने पर ही ध्यान दो। हम अपने आप बना लेंगे और हमें ऐसे भीड़ में बनाने की आदत नहीं। तुम पहले बना लो, उसके बाद हम बना कर ले आएंगे। कृतिका के इतना कहते ही मेघा समझ जाती है कि कृतिका भी उसकी तरह कुकिंग में फेलियर है। अब जब दोनों गांव की बहू का खाना तैयार हो जाता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा सुनो, जब तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है तो क्यों ना तुम माँ जी के पास जाकर कांच के बढ़िया बढ़िया प्याले और बर्तन लेकर आ जाओ। उसके अंदर ये सारा खाना परोसोगी तो ये खाना बहुत ही प्यारा लगेगा। देवरानी जी, कह तो आप बिल्कुल सही रही हो। चलो शीतल, कुछ अच्छे बर्तन लेकर आते हैं माँ जी के पास से। प्रेरणा और शीतल इधर शांति के पास आ जाती हैं कांच के बर्तन लेने। तो इतने में कृतिका और मेघा एक दूसरे से बातें करके बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हैं। चलो शुक्र है कि मेरी तरह यहाँ तुम भी हो जिसे खाना बनाना नहीं आता। अब हम ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना सभी को खिला देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी जेठानियां तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता। लेकिन हमारे पास दिमाग तो है, जरूरी थोड़े ना है कि हमें रसोई में खाना बनाना पड़ेगा तभी हम खाना खा पाएंगे। अरे होटल जिंदाबाद यार, होटल से हम अपना खाना मंगा सकते हैं। कृतिका और मेघा खाना होटल से मंगाने के बाद बर्तनों में परोसकर उन्हें डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। इतने में जब शीतल और प्रेरणा आती है तो वो डाइनिंग टेबल पर खाना देखकर हैरान हो जाती है। यकीन नहीं हो रहा, अभी तक तो देवरानियों ने कुछ भी नहीं बनाया था और हम रसोई में से 5 मिनट के लिए बाहर निकले और इन्होंने इतना सारा खाना तैयार भी कर दिया। देवरानियों ने कुछ तो चाल चली है। इधर दोनों ये सोच रही होती हैं तो उधर कृतिका और मेघा कहती है, अरे आप लोग खड़े क्यों? चलो चलो, हमने अपनी पहली रसोई की रस्म में खाना बनाया है, खा लो। हाँ हाँ बहू, तुम मेरी सबसे फेवरेट बहू हो। तुम्हारे हाथों का खाना चखने का तो मेरा बहुत मन है। जैसे ही शांति खाना खाती है वो खाने को खाते ही पहचान लेती है कि ये खाना घर का नहीं है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। इधर कैलाश खाना खाते ही मुस्कुराकर शांति की तरफ देखने लगता है और वो भी कुछ नहीं कहता। चलो अच्छा हुआ, किसी को हमारे बाहर से खाना मंगवाने की बात का पता ही नहीं चला। कितने आराम से खा रहे हैं सभी बाहर का खाना और इन्हें तो यही लग रहा होगा कि हमने ये अपने हाथों से बनाया है। दोनों खुश हो रही होती हैं। इतने में शीतल और प्रेरणा अपना खाना बनाया हुआ लाकर खाने की टेबल पर लगाती है। उनका खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मेघा कृतिका की कोई तारीफ ही नहीं करता। अब ऐसा रोजाना होने लगता है। दोनों मॉडर्न बहू बाहर से खाना मंगाती हैं और वहीं घर वालों को खिलाती हैं। पूरा 1 हफ्ता हो गया, आज भी मॉडर्न बहू ने बाहर से खाना मंगाकर खिलाया है। मैं ये गलती उनकी माफ नहीं करूंगी।
तभी मेघा और कृतिका शांति के आगे खाना लाकर रखती है। जैसे ही शांति खाने की शक्ल देखती है वो पहचान लेती है कि ये खाना बाहर से है। वो गुस्से में चिल्लाती है, मैंने तुम्हें पहली रसोई की रस्म से कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे ना कहने का गलत फायदा उठाओ। अरे पूरा 1 हफ्ता हो गया है और तुम बाहर से खाना मंगा कर खिलाती जा रही हो और हम चुपचाप खाते जा रहे हैं। क्या बात कर रही हो माँ जी? क्या आपको पता है कि हम लोग खाना बाहर से मंगाते हैं? हाँ हाँ पता है मुझे। तो ये लगा था कि इतने दिनों में तुम खाना बनाना सीख जाओगी, लेकिन तुम तो रोजाना हमें बाहर का खाना खिला रही हो। हमारी इस खाने से तबीयत भी खराब हो सकती है, इतना भी नहीं सोचा? देखा शांति, मैंने तुम्हें समझाया था कि गांव की बहू समझदार और संस्कारी होती हैं। हाँ जी, सब जानती हूँ। मेरी ही गलती थी मॉडर्न बहू को घर में लाने की। शांति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेघा और कृतिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहती हैं, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने शुरू से ही खाना बनाना सीखा नहीं। लेकिन माँ जी अब आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी जेठानियों से खाना बनाना सीखेंगे क्योंकि अब तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जी माँ जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए। गलती तो इंसान से ही होती है। हम अपनी देवरानियों को खाना बनाना सिखाएंगे और एक दिन ये अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाएंगी। इस तरह शीतल और प्रेरणा की बात मानकर शांति और घर के बाकी सदस्य कृतिका मेघा दोनों को माफ कर देते हैं। अब कृतिका और मेघा दोनों ही अपनी जेठानियों से खाना बनाना सिखाती हैं और परिवार वालों को खिलाती हैं। अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।